हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 के पूरे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। उदाहरण 3 और उदाहरण 4 को भी सॉल्व किया हूँ मैंने। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है। कारण के साथ हमें अपने उत्तर का आंसर देना है। तो पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों, उसने बोला है कि जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो क्या वास्तविक संख्या होती है। तो इसका उत्तर हमें लिखना है। क्या ये सत्य है या असत्य बताना है। तो हम लिखते हैं उत्तर। तो हम पहले का उत्तर लिखेंगे। आप इस कथन को देखो कि क्या बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ चुका है वास्तविक संख्या की परिभाषा कि वे संख्याएं या वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, मतलब जिसमें दोनों होती हैं। जिसमें दोनों मतलब परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। पहला क्या है, सत्य है। क्यों है, कारण लिखेंगे हम। कारण लिखेंगे हम प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब वास्तविक संख्या के समूह में अपरिमेय संख्या भी होती है। ये हमारा कारण है। क्यों है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह होते हैं। मतलब जैसे एक ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय क्या होती है, जिनको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हमने बोले करनी दो, ये क्या है, एक अपरिमेय है और एक क्या है, ये परिमेय। तो ये वास्तविक संख्या है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं। वे संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या है। तो पहला कथन है सत्य। अब हम करते हैं दूसरा कथन। देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है, ये जहां m एक प्राकृत संख्या है। दोस्तों, हम देखें, यदि मैं लूं कर्णी 2 व कर्णी 3। अब कर्णी 2 और कर्णी 3 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। तो जो क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है। जबकि हम देखते हैं कि कर्णी 2 और कर्णी 3 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है जो कर्णी m के रूप का नहीं होता है। जो कर्णी m के रूप का नहीं होता है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। असत्य है। कारण क्या है इसका, कारण है संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या होती है। मतलब संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब जो परंतु क्या बोल सकते हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का नहीं होता है। ये उसका कारण है। अब देखो, मैंने पहले बताया कि कर्णी 2 और कर्णी 3 के बीच में क्या होती है, बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं जो कर्णी m के रूप का नहीं होती। तो ये कथन सीधे सीधे क्या हो गया, असत्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का नहीं होता, इसलिए यह कथन असत्य है। अब तीसरा कथन देखते हैं।
क्या बोल रहा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है, वे संख्याएं, यानी वे संख्याएं जिनमें, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। लेकिन ये बोल रहा है कि वास्तविक संख्या, अब अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या में आती है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों, कारण लिखोगे, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय एवं परिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या में वास्तविक संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय एवं परिमेय संख्या दोनों संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या में वास्तविक संख्या नहीं होती, ये इसका कारण है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। ठीक, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। दोस्तों अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल कर रहे हैं, तो देखिए सॉल्व। क्या लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये हमें बताना। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। तो हम देखते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। देखते हैं, हम सभी धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, अब देखो 1 का वर्गमूल क्या होता है, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं, 2 के। तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है तो 1 बाहर आता है, तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम कर्णी 2 का लेते हैं, 2 का लेते हैं, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, कर्णी 2, तो ये कौन सी संख्या, अपरिमेय है। अब कर्णी 3 लेते हैं, तो कर्णी 3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणित 2, तो वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं, 2 के, तो 1 बाहर आता है, क्या बचेगा, 2। ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या है ना। कर्णी 5, ये भी क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। कर्णी 6, ये भी कर्णी 6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 7, ये भी कर्णी 7 ही क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब कर्णी 8 देख लो, कर्णी 8 क्या है, कर्णी 8 को हम कर्णी 8 के रूप में लिख सकते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कर्णी 9 को लेते हैं, तो कर्णी 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3, तो वर्गमूल में किया जाएगा 3, तो ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय। अब हमने यहाँ क्या देखा कि हमने 1 से 9 तक की सभी धनात्मक संख्या लिए, हमने देखा कि एक परिमेय संख्या है
2 क्या है, अपरिमेय है। कर्णी 3 क्या है, अपरिमेय है। कर्णी 4 परिमेय संख्या है। कर्णी 5 अपरिमेय संख्या। कर्णी 6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कर्णी 7 क्या है, अपरिमेय संख्या। कर्णी 8 अपरिमेय संख्या। और कर्णी 9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कर्णी 1, कर्णी 4 और कर्णी 9 तो एक ऐसी धनात्मक, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल। तो उदाहरण से हम देखते हैं कि 1, 4 व 9 के वर्गमूल 1, 2 व क्या है, 3 है। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन का सॉल्व था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले उदाहरण क्रमांक 3 और उदाहरण क्रमांक 4 को देखिए, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। अब चलिए, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में जाए। यदि 10वीं 11वीं और 12वीं और 9वीं में गणित में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7879483350 पर मैसेज करके क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। तो आप मेरा ये नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक 3 है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये हमारी एक संख्या रेखा हो गई। हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान ली O। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान ली कितनी है, एक पॉइंट हो गया। ये दूरी हो गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व। तो हमने क्या करा है, O से A तक की दूरी कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे लंब डालना, 90 अंश का कोण बनाते हो। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें बिंदु प्राप्त होगा B। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, A से B तक की दूरी कितनी प्राप्त हो गई, 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, O से B को मिलाना है। यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। अब ये हमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज OAB में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हम सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया भी था। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या है, यहाँ पे ये हमारा कर्ण है। कर्ण क्या है, OB का वर्ग बराबर लंब क्या है, AB का वर्ग। अब धन आधार कितना है, आधार कितना है, OA का वर्ग। अब आप देख सकते हो A से B तक की दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर, पूरे का वर्ग धन 1 सेंटीमीटर पूरे का वर्ग। एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है, धन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक और एक कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कर्णी 2 सेंटीमीटर पूरे का स्क्वायर। तो ये हमारा OB स्क्वायर आ गया। तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो OB बराबर आ गया हमारा कर्णी 2। मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी प्राप्त हुई, कर्णी 2। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है, संख्या रेखा पर क्या व्यक्त करना है, कर्णी 5 को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर लंबा 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा 1 सेंटीमीटर लंबी। तो ये हमें C बिंदु प्राप्त होगा, कितने सेंटीमीटर लंबी, 1। अब O को किससे मिलाना है, आपको C से मिलाना है। O को C से मिला दिए। अब फिर हमें क्या लिखा, देखो हमें OB बराबर कितना प्राप्त हुआ, कर्णी 2। अब हमारा BC बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, फिर समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज OA नहीं आएगा, OBC
सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब दोस्तों कर्ण क्या है यहाँ पे? ये हमारा कर्ण है, OC का वर्ग बराबर लंब हमारा BC का वर्ग धन आधार क्या है हमारा? OB का वर्ग, OB का वर्ग। अब आप देखो OC का मान तो आपको पता नहीं है, OC का वर्ग जैसे कि तैसे रहने दो। अब BC का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर पूरे का वर्ग धन कर्णी 2, इसका मान हमने पहले निकालने, कर्णी 2 पूरे का वर्ग। अब यहाँ वर्ग से कर्णी कट जाती है तो OC का मान कितना आया? OC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 और 1 कितने हो गए? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कर्णी 3 सेंटीमीटर पूरे का स्क्वायर। तो ये OC का वर्ग बराबर आ गया, तो OC बराबर हमें प्राप्त होगा कर्णी 3 सेंटीमीटर। मतलब हमें प्राप्त हुआ OC की दूरी कर्णी 3 सेंटीमीटर। हमें कर्णी 5 का मान निकालना है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके बाद निकालता हूँ। अब देखो फिर वही आपको क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लंबा 90 अंश का कोण बनाते हो। यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 90। हमें प्राप्त हुआ D। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। अब इसको मिला दो आप किसको? O से D दूरी तक को। O से D तक की दूरी ये कितनी दूरी है? 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये बिंदु है C। अब क्या करोगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं OC बराबर कितना है? OC बराबर कर्णी 3 और ये हो जाएगा DC बराबर 1 सेंटीमीटर। अब वही समकोण त्रिभुज OCD में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय वही अब भी, तो ये हो जाएगा हमारा अब कर्ण। तो कर्ण क्या है इसका? OD का वर्ग बराबर होगा आधार क्या, लंब क्या है? DC का वर्ग धन आधार क्या है? OC का वर्ग। DC OD का वर्ग बराबर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये, और OC का मान अब भी आपने निकाले हो कर्णी 3 सेंटीमीटर का वर्ग। वर्ग से कर्णी कट गई। अब आप देखोगे 1 का वर्ग 1 तो धन 3 सेंटीमीटर पूरे का वर्ग। 3 और 1 4, तो ये लिख सकते हैं हम 4 कर्णी के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये OD का मान आ गया पूरे का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग करिए। OD बराबर हमें प्राप्त हुआ कर्णी 4 सेंटीमीटर। अब हमें कितना निकालना है? कर्णी 5 का। तो अब फिर पुनः ये यहाँ से लेके अब E बिंदु प्राप्त होगा हमें, और इसको फिर मिलाना है किससे? O से। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है? 1 सेंटीमीटर। तो OD बराबर कर्णी 4 प्राप्त हुआ, और यहाँ पे आप लिख सकते हो DE बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करो, फिर वो समकोण त्रिभुज ODE में कौन सा गोरस लगा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कोई कर्ण का वर्ग, तो ये कहलाएगा हमारा कर्ण OE का वर्ग बराबर क्या होगा? DE का वर्ग धन OD का वर्ग। अब D से E तक की दूरी आपको दिख रही 1 सेंटीमीटर का वर्ग धन इसका मान कितना है? कर्णी 4 पूरे का वर्ग सेंटीमीटर आएगा, कर्णी 4 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे 1 का वर्ग 1 धन 4 वर्ग से कर्णी कटेगी 4 सेंटीमीटर का वर्ग। 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो अब ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर, तो कर्णी 5 सेंटीमीटर पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। OE बराबर OE का वर्ग बराबर कर्णी 5, तो OE बराबर आएगा हमारा कर्णी 5
सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, कर्णी 5 है। लेकिन हमें इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो आप प्रकार को आप इतना फैलाइए, कहाँ से, यहाँ से रख के इतना फैलाइए प्रकार को, और यहाँ से एक चाप लगाइए आप ऐसा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा संख्या रेखा पर एक बिंदु F, ये होगा कर्णी 5 का स्थान। तो इस तरह से ये था प्रश्न क्रमांक 3 का सॉल्व। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।